हेलो दोस्तों, मैं कालका IAS एकेडमी भोपाल से आपका स्वागत करता हूं और दिल से माफी मांगना चाहता हूं कि पिछले रविवार को मैं आपको मुख्य परीक्षा की वीडियो नहीं कर पाया। थोड़ा स्वास्थ्य मेरा खराब था, मौसम बदला तो तबीयत खराब होने के कारण मैं आपको वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। जो मैंने आपसे वादा किया है कि संडे के संडे मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा। जो मुझसे बहुत दूर बैठे हैं, जिन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी करने हैं, उनके लिए तो अपना वादा निभाते हुए मैं लगातार 2 वीडियो डाल रहा हूं। एक तो ये, और इसके साथ साथ एक और वीडियो आपके सामने आएगी, तो भरपाई हो जाएगी हमारी पिछले रविवार की। लेकिन आपने देखा होगा हर दिन मैं थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ वीडियो डालता रहा था, जिससे आपको ये ना लगे कि हम पता नहीं कहां चले गए। स्वास्थ्य खराब था, 5-10, 5-5, 6-6 मिनट की वीडियो डाल रहा था मैं। आपने देखा होगा इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं 40-45 या 1 घंटे की वीडियो बना के डाल सकूं। तो तुम लोग मुझसे जुड़े हुए हो और ये मेरी हिम्मत है। तो हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि अगर तुम्हारा एम बड़ा है तो उसे छोटा मत होने दो। कुछ बच्चे आते हैं, कहते हैं कि मुझे पीएससी की तैयारी करनी है, फिर पता लगता है व्यापम ने एक अलग नौकरी निकाल दी, आरक्षक की और SI की, वो फॉर्म भरने लग गए। तो पता दिल कभी मेरा बहुत दुखी होता है देख के कि इन बच्चों का कोई एम ही नहीं है कि कुछ भी हो जाओ। अब आपको एक बार बताओ, आपको शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली जाना है, कोई दूसरी गाड़ी आएगी क्या, उसे चढ़ जाओगे जल्दी जाने के लिए? अगर तुमने शताब्दी में रिजर्वेशन करा रखा है तो दूसरी कोई भी गाड़ी आएगी, चढ़ जाओगे मटक के? नहीं चढ़ोगे ना। तो अपन लाइफ को कैसा मजाक बना लेते हैं। आपने जो एम उठाया है उसको पूरा करने की हिम्मत तो रखो। सच बताऊं तो 95% लोग, बच्चे मुझसे टच में रहते हैं जिनको मैं देखता हूं, वो बहुत ही अंदर से खोखले होते हैं, खोखले बन चुके हैं। कोई एम नहीं है। महिलाएं मेरे टच में आती हैं, बच्चे टच में आते हैं, उन्हें जो मिल जाता है सामने, जो नौकरी आती है। तो मैं ये बताना चाहूंगा, तुम मेरा वीडियो देख रहे हो उनके लिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर जुनून है, इसलिए तुम ये वीडियो देख रहे हो, कि जो तुमने एम डिसाइड कर लिया है ना, उसके अलावा भटकना नहीं है। जब तक पूरी तरीके से हार नहीं मान लो, खत्म नहीं हो जाए तुम्हारी, जब तक तुम्हें भटकना नहीं है। और खत्म तुम्हें मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनके साथ तो मैं हूं 100%। अपनी बातों से साम दाम दंड भेद सब अपनाऊंगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारे एम से भटकने नहीं दूंगा। अगर तुम मुझे दिल से मोहब्बत करते हो, मेरा वीडियो सुनते हो, तो नहीं भटकोगे। ये तो मैं तुमसे वादा करता हूं। तो जो दे रहे हो, 2018 है, छत्तीसगढ़ का PSC है, उत्तर प्रदेश का PSC है, राजस्थान का PSC है, तो उसके लिए तैयार रहो। एक PSC के दम पे नहीं होता। हम तैयार हैं PSC के लिए। तैयारी कब शुरू करते हैं? 2-3 महीने पहले। कुछ नहीं होगा, आपको तैयारी अभी से शुरू करनी होगी, जब तुम्हारे पास समय हो। क्योंकि अब क्वेश्चनों का माहौल बदल गया है। मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, क्वेश्चनों का माहौल बदल चुका है। क्वेश्चन अब घुमा के आते हैं। जैसे तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक बता दो क्या है। कुछ भी लिख के आएंगे बच्चे, जनसंख्या बढ़ जाती है। बच्चे क्वेश्चन आया था ये वाला, तो बच्चे लिख के आए जनसंख्या बढ़ जाती है, राजनीति बदल जाती है, नोटबंदी कर दी। तो अगर आप ऐसे लपेटा लपेटी लिखोगे ना, भ्रष्टाचार क्या है, भ्रष्टाचार मेरे में बसा है, रावण भ्रष्टाचारी था, राम ने वध कर दिया, तो तुम्हारे जो लेवल है ना वो भी उतना ही रह जाएगा। आरक्षक भी बनने लायक नहीं रह जाओगे। तो मुख्य परीक्षा उठाई है तो पहले सरेंडर नहीं करना, दूसरी गाइडलाइन उसके हिसाब से पढ़ाई करना। क्लियर है? तो हम शुरुआत करते हैं अर्थशास्त्र के अपने अगले क्वेश्चन से, और इसके साथ साथ मैं राजनीति शास्त्र भी शुरू करूंगा। मैं इकोनॉमिक्स और राजनीति शास्त्र हर संडे को 2 वीडियो डालूंगा मैं, एक इकोनॉमिक्स की, एक पॉलिटी की। तो संडे मुझे छुट्टी मिलती है, तो इस वीडियो को देखना, सब्सक्राइब करके रखना, छूटना मत मुझसे, और शेयर जरूर करना, आप जैसे अन्य बच्चों को भी सपोर्ट मिल सके। तो बात है, मेरा क्वेश्चन है आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक।
तो हम इनको दो भाग में विभाजित करते हैं, पहला आर्थिक घटक, दूसरा अनार्थिक घटक। आर्थिक घटक वो जो आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है, अनार्थिक जो आर्थिक क्रियाओं संबंधित नहीं है। इसमें हमारे जब क्वेश्चन आता है तो आपको इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना होगा। देखो मैं तुम्हें मेंस की तैयारी करा रहा हूं 300 शब्दों के क्वेश्चंस की, छोटे मोटे क्वेश्चन तो तुम कर ही लोगे जो 6-6 नंबर के आते हैं। मैं तुम्हें 15 नंबर की तैयारी करा रहा हूं जिसे करने में दिक्कत आ जाती है। तो प्राकृतिक संसाधन आर्थिक घटक है, हम इनको नहीं देखेंगे, ये सामाजिक धार्मिक ये अलग हो जाते हैं। हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को करने में आर्थिक घटकों को, तो आर्थिक विकास प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला है आर्थिक घटक। अब ये आर्थिक घटक में प्राकृतिक संसाधन आप जानते हो, प्राकृतिक संसाधन सभी संसाधन जिनका योजना आयोग द्वारा, हमारी सरकार द्वारा फुली ऑप्टिमाइजेशन करने की कोशिश की, मतलब पूर्ण तरीके से दोहन करना, उनका प्रयोग करना, सही तरीके से दोहन करना। तो अगर हम इनको पूर्ण तरीके से दोहन करेंगे तो हमारा जो आर्थिक विकास है संभव हो पाएगा। मानव भी एक साधन है, आर्थिक साधन है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है अपना, हमने पढ़ा होगा। तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसको आप लिख सकते हो। श्रम शक्ति व जनसंख्या, यह भी आप बता सकते हो। श्रम शक्ति अगर अच्छी उपलब्ध है, जनसंख्या अगर नियंत्रित में है, तो हम अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। आर्थिक विकास को ये दूसरा पॉइंट प्रत्यक्ष रूप से इफेक्टेड करता है। हम डिस्कस करेंगे इन पॉइंट्स को क्योंकि बच्चों को इनके मतलब भी नहीं मालूम है। तो प्राकृतिक संसाधन समझ में आ गया, श्रम शक्ति और जनसंख्या मालूम है। पूंजी निर्माण, तो पहली बात आता है मेरा कि ये पूंजी निर्माण होता क्या है। पूंजी क्या होती है? धन, कैश नहीं। पूंजी आपकी जो संपत्ति होती है ना, जो आपका मकान होता है, ये क्या होता है? पूंजी होती है। और इसका निर्माण कैसे किया जाता है? निर्माण किया जाता है बचत करके। बचत के बाद उसको गतिशील दे के, जो पैसा आपके पास है, अगो यह एक जुड़ी हुई है। पहले आय ज्यादा हो, आय जब ज्यादा होगी तो बचत होगी, बचत होगी तो उसको बचत को गतिशील बनाना है, बैंकों में जमा नहीं करना, उसे उद्योगों में लगाना। समझ में आया? जब उद्योगों में लगाओगे तो आय में और वृद्धि होगी। इस चक्र है एक प्रकार का ये चक्र चलता है। हम आपको डिस्कस करेंगे आगे आने वाले इन पॉइंट्स में। ये एक प्रकार का चक्र है। अगर आप लिखना चाह रहे हो तो इसकी परिभाषा भी लिख सकते हो। पूंजी निर्माण का साधारण सा अर्थ होता है बचत करने एवं उस बचत को उद्योग में विनियोजित करने से। विनियोजन मतलब निवेश करने से, जिससे फिर रिटर्न पैसा आएगा और आपकी आय बढ़ जाएगी। तो आप जो बच्चे इसका नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। बहुत अच्छी परिभाषा दी है। किसी भी देश का आर्थिक विकास पूंजी की उपलब्धता पर निर्भर करता है। कोई भी देश हो, उसका अगर आर्थिक विकास अगर आपको करवाना है तो पूंजी की जो प्रेजेंस है, उपलब्धता है, उस पर निर्भर करता है। आय एवं रोजगार अवसरों की वृद्धि तथा उत्पादन की कुंजी पूंजी के अधिकाधिक निर्माण में निहित होती है। मतलब अगर हम समझें, पूंजी निर्माण बचत करने से, उस बचत को उद्योग में इन्वेस्ट करने से, फिर जो पैसा रिटर्न आता है उसको फिर से इन्वेस्ट करने से, तो आय बढ़ती है और देश आर्थिक विकास करता है। यह ध्यान रखना। अब जो पूंजी निर्माण है ये 3 दशाओं में निर्भर करता है। 3 मतलब चीजों पर निर्भर करता है। 3 दशाएं हैं। पहला क्या होता है? बचत। बचत में गतिशीलता हेतु वित्तीय संस्थाएं और विनियोग पूंजी। ये 3 चीजें आप याद रखना। बचत होगी तभी तो इन्वेस्टमेंट करोगे। फिर बचत के बाद उसको बैंक में एफडी करा के वो नहीं करना, आपको उसे फ्लो देना है। फ्लो दोगे आप, एफडी नहीं कराना, आगे बढ़ेगा। फिर उसे वित्तीय संस्थाओं में और विनियोग पूंजी द्वारा उसको वृद्धि करना। यह है हमारा पूंजी निर्माण। अब आता है हमारा अगला पॉइंट, पूंजी उत्पादन अनुपात। ये पूंजी उत्पादन अनुपात कैसे होता है? इसका बड़ा अच्छा यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया था, प्री में भी आया था और मेंस में भी आया था। पूंजी उत्पादन अनुपात क्या होता है कि अगर मैं कोई एक चीज का उत्पादन कर रहा हूं,
तो उसमें मुझे पूंजी की कई इकाई लगानी पड़ रही है। अगर मैं एक चीज का मतलब इन्वेस्टमेंट एक उत्पादन करना चाहता हूं किसी वस्तु का, तो उसमें मुझे उत्पादन के लिए कई प्रकार से पूंजी लगानी पड़ रही है। फिर यह देखना होता है कि जो पूंजी लगाई है और जो उत्पादन हुआ है उन दोनों के बीच में, ये हो गया पूंजी कैपिटल, ये हो गया प्रोडक्शन पीसी, तो उन दोनों में क्या संबंध है, कितना अनुपात आ रहा है। और ध्यान रखना, जितना कम अनुपात इन दोनों का होगा, यानी कम पूंजी में प्रोडक्शन बढ़ाना होना, जितना कम अनुपात में हम पूंजी लगाएंगे मतलब उतना ही देश विकास करता चले जाएगा। तो अगर आप देखना चाहो तो आप लिख सकते हो, देखो उत्पादन की एक इकाई के लिए पूंजी की कितनी इकाइयों की आवश्यकता पड़ती है, उसे पूंजी उत्पादन का अनुपात कहा जाता है। मतलब एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको कि पूंजी का निवेश करने पर उत्पादन में किस दर से वृद्धि होती है। जैसे मैंने पैसा लगाया, 100 रुपए लगाए, तो मैं देखूंगा कि मेरा जो उत्पादन है उसमें कितनी वृद्धि हो रही है। मान लो 5,000 रुपए की पूंजी मैंने निवेश की और मतलब उत्पादन हुआ 1,000 रुपए के बराबर होता है, तो पूंजी उत्पादन अनुपात कितना हुआ? 5:1, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाएगा। तो आप ये ध्यान रखना, एक शब्द आप नोट्स बना लेना, जिस देश में यह अनुपात जितना कम होगा, दोनों का अनुपात जितना कम होगा, वह देश उतना ही अधिक आर्थिक विकास कर सकेगा। समझ में आया? ओके, तो यह हमारा पूंजी उत्पादन अनुपात। वैसे पूंजी उत्पाद अनुपात दो प्रकार का होता है, औसत पूंजी उत्पाद और वर्तमान पूंजी उत्पाद। ओके, चलिए, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं आगे की बात करता हूं, तकनीकी प्रगति। भाई, आर्थिक विकास के लिए तकनीकी प्रगति का होना बहुत 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 ज्यादा आवश्यक होता है बेटा, और जरूरी होता है। कैसे? देखो भाई, हम तकनीक का मतलब होता क्या है, पहले तो ये देखो। तकनीकी प्रगति हम सोचते हैं वो ले आए, इंस्ट्रूमेंट्स ले आए, मशीन ले आए, लेकिन ऐसे एग्जाम में नहीं लिखना। ये तो हर कोई लिखेगा। तुम्हें ऐसा लिखना है कि जो एग्जाम कॉपी चेक करने वाला वो भी तो ह्यूमन बीइंग है, उसको तुम सिखा दो, यानी वो सीखने को मजबूर हो जाए और उसके फिर पेन से कलम से नंबर लिखना शुरू हो जाए कि वाह, बच्चे ने क्या लिखा है, अलग से क्या लिखा है। तो तकनीकी प्रगति होती क्या है? तकनीक का बेटा सिर्फ इसका मानो तो तकनीक का अर्थ होता है नवीन वस्तुओं के उत्पादन से। नवीन, तकनीकी मतलब नवीन वस्तुओं के उत्पादन से, तथा नवाचार का अर्थ होता है पुरानी वस्तुओं की उत्पादन प्रक्रिया में सुधार से। इसमें आप नवाचार भी डाल सकते हो, नवाचार, ये शब्द और जोड़ दो तो बड़ा अच्छा लगेगा। तकनीक का मतलब क्या हुआ? जब नवीन वस्तुओं के उत्पादन किया जाए, नवीन वस्तुओं के उत्पादन, नए नए इंस्ट्रूमेंट लाए गए। और नवाचार का मतलब क्या हुआ? पुरानी वस्तुओं की उत्पादन प्रक्रिया में सुधार किया गया। जो पुरानी चीजें यूज करते आ रहे हैं ना अपन, जैसे बाइक खराब हो जाती है उसे इनोवेट कर रहे हैं, तो नवाचार का मतलब पुरानी वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया में सुधार करके। अगर ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो देश का आर्थिक विकास शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे जिस देश में वैज्ञानिक की या प्रगति तेज होती है, उस देश के में बाजार जो होते हैं वो नई नई वस्तुएं आती रहती हैं। जैसे चाइनाज मार्केट आया था, वो आया था, नई नई टेक्नोलॉजी तो लेके आ रही है। जैसे i7 आया, 256 GB। हमारे समय में इतना लंबा सा फोन था। खैर, मैं कोई बहुत बुढ़ा नहीं हूं, लेकिन बता रहा हूं, आज से 10 साल पहले की बात है, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तब बिल्कुल ऐसी फोन था, इतना बड़ा एंटीना था। आज कितनी तकनीक से नया सुधार आता जा रहा, हम एक दूसरे जुड़े। तुम यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, सोचो कितने पढ़ाई, घर बैठे पढ़ाई कर रहे हो। तो मतलब देश के बाजार में नई नई वस्तुएं आ जाती हैं, पुरानी वस्तुओं में भी सुधार हो जाता है। मतलब अब पुरानी वस्तुओं के सुधार से क्या मतलब, नवाचार से क्या लेना देना? मतलब जो श्रम की उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है। जो हम श्रमिक लगा के रखे थे, वो मान लो मशीन चलाने में निकाल रहे थे 2 किलो आटा गोद रहे थे, अब वो मशीन चलाने में उतने ही समय में 5 किलो आटा गोदने लगे। तो सुधार हुआ नहीं हुआ? उत्पादकता में वृद्धि हुई और उत्पादन लागत घट गई। देखो, उत्पादन बढ़ेगा
तो जो उत्पादन लागत होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, वो क्या होगी, नीचे गिरेगी। इन दोनों में मतलब ये डिफरेंस होता है, मतलब इन दोनों में ये इनवर्स रेसिप्रोकल होते हैं। तो आपको समझ में आ गया, अगर मैं उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैं आपको आगे बात करता हूं आधारभूत संरचना। अब ये आधारभूत संरचना है क्या? देखो, हमारे दिमाग में एक चीज तो पहुंचती है, आधारभूत संरचना मतलब क्या होता है? ऊर्जा का क्षेत्र, परिवहन का क्षेत्र, संचार का क्षेत्र, बैंकिंग, वित्त, बीमा, विज्ञान का क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र इत्यादि। तो ये क्या होती है? हमारी आधारभूत संरचना होती है। चलो अब एक एक चीज तुम लिख लो। आधारभूत संरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा निर्माण करते हैं, हम उसे मजबूत बनाते हैं, सड़कों का निर्माण, जल का निर्माण, ऊर्जा का निर्माण, तो देश का आर्थिक विकास तो ऑटोमेटिकली होगा ही होगा। तो देख लो, अब लिखना चाहो तो लिख सकते हो, थोड़ा समझा देता हूं। आधारभूत संरचना पहले ले लो, आप ले लो परिवहन को, रेलवे, सड़कें, जहाज रानी और नागरिक जो परिवहन होते हैं, अगर उनमें सुधार होता है तो हम लोगों में आपस में कम्युनिकेशन बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो आर्थिक विकास भी बढ़ेगा। दूसरा ले लो तो संचार ले लो, डाक एवं तार, टेलीफोन, टेलीसंचार, इंटरनेट, ये भी हमारे देश के आर्थिक विकास को एक मजबूती प्रदान करते हैं। ऊर्जा ले लो, कोयला, बिजली, तेल, अन्य अपारंपरिक स्रोत ले लो। अपारंपरिक जानते हो ना क्या होते हैं? जिसपे हम पहले डिपेंड है, गोबर, मतलब जो गोबर से बनाया जाता है, काउडंग से ऊर्जा बनाई जाती है ना, गोबर गैस ले लो, सौर ऊर्जा ले लो। इनके एग्जाम्पल आपको डालने होंगे आधारभूत संरचना के अंतर्गत। फिर बैंकिंग और वित्त बीमा ले लो, ये भी आधारभूत संरचना का एक बहुत हिस्सा हमारा है, बैंकिंग और वित्त बीमा। विज्ञान और तकनीकी ले लो, सामाजिक अपरिवर्तन ले लो, स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षण, तो ये सबके सब आधारभूत संरचना में। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ऊर्जा, परिवहन, संचार, बैंकिंग, वित्त बीमा, विज्ञान तकनीकी और सामाजिक उपरिव्यय। उपरिव्यय मतलब कौन सा? स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षण, ये होता है सामाजिक उपरिव्यय, समाज पे खर्च होने वाला। तो ये हमारा होता है आधारभूत संरचना। अब आपको क्या करना होगा, ये तो आपने लिख लिया, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपको फिर कंक्लूजन देना होगा। ठीक है, अब कंक्लूजन में क्या दोगे? कभी कभी पूछ लेते हैं कौन सी पंचवर्षीय योजना अच्छी है। मैंने कहा ये मैं नहीं कराऊंगा, ये वाला पोर्शन अलग है। ये घटक है सामाजिक घटक, मतलब लोक कल्याण हेतु करते हैं, राजनीतिक, धार्मिक, तो इसका इतना बोलबाला नहीं जितने आर्थिक घटकों को हम इसमें ध्यान देते हैं। लेकिन आपको लिखना है ऐसे दोनों घटक होगा, ठीक है ना। तो बात आती है, हम जैसा कि जानते हैं कि कंक्लूजन लिखेंगे, जैसा कि हम जानते हैं भारत की सरकार समय समय पर नीतियां बनाती रहती है आर्थिक विकास करने के लिए, देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए। तो ये सारे आर्थिक घटक इसमें आ जाते हैं। तो आप लिखोगे, जैसे 12वीं पंचवर्षीय योजना है, अगर मैं बात करूं आधारभूत संरचना को लेकर, अगर मैं बात करूं तो 12वीं पंचवर्षीय योजना ऊर्जा सहित अवसंरचना क्षेत्र का विकास पे बहुत बल देती है। तो आप जानते हैं, आप उसको अच्छे से लिखेंगे कि 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो ऊर्जा सहित अवसंरचना क्षेत्र के विकास में विशेष बल देती है। उच्च वृद्धि बनाए रखने के लिए नहीं, वरन वृद्धि को समावेशी बना के सुरक्षित करने हेतु, मतलब तरक्की आगे होती रहे। अगर मैं एक पॉइंट्स में तुम्हें इस चीज को एक्सप्लेन करूं, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो संरचना क्षेत्र है, याला आधारभूत अवसंरचना जो क्षेत्र है, इसमें कुल निवेश 56.3 लाख करोड़ किया गया। 56.3 लाख करोड़ होगा जब खत्म होगी ना पूरी, 56.3 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया था। अभी तो नीति आयोग है भाई, इतना नीति आयोग इसी को फॉलो कर रहा है। तो 56.3 लाख करोड़ का इसमें लक्ष्य रखा गया, 56.3, मतलब अगर देखो तो $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर में होगा। जो ये जो लक्ष्य रखा गया ना स्टूडेंट्स, ये जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी ना, उससे दुगना था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसका आधा था। सोचो कि भारत सरकार आधारभूत संरचना पे कितना ज्यादा बल दे रही है। अगर मैं देखूं तो निजी क्षेत्रों का भी इसमें बहुत बढ़ता जा रहा है, हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है आधारभूत संरचना, क्योंकि सरकार इतना व्यय नहीं कर सकती जब तक उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को नहीं अपनाती। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब जो निजी
लोग हैं, निजी हाथों को जिम्मेदारी सौंपनी होगी। अगर इसका डेटा देखें तो इस आदर्श संरचना निवेश में निजी निवेशकों का जो हिस्सा था वो 10वीं पंचवर्षीय योजना में 22% था, 11वीं में हुआ 38% और 12वीं में हुआ ये बढ़ के 48%। सोचो कि जो निजी हाथ हैं, प्राइवेट सेक्टर जो है, निजी हाथ हैं, उनका आधारभूत संरचना का विकास करने में 48% की हिस्सेदारी हो गई है, आधे के बराबर, मतलब मैं कह सकता हूं हो चुकी है। तो इसको प्रमोट करा जा रहा है, सिंचाई, सड़कों को जलापूर्ति बने जिससे ज्यादा हो और हमारे देश का आर्थिक विकास संभव हो सके। तो आपको होप सो समझ में आया होगा, मैंने आपको पूरा समराइज करा, आर्थिक विकास कैसे होता है, प्राकृतिक संसाधन, श्रम शक्ति, जनसंख्या, पूंजी निर्माण क्या होता है, मैंने परिभाषा बताई है ना, पूंजी उत्पादन अनुपात क्या, तकनीकी प्रगति, नवाचार में क्या फर्क है, बच्चे ये जानते हैं नवाचार क्या है, आधारभूत संरचना क्या है, इसका डेटा हमने दिया, क्योंकि आपको खत्म करना है तो डेटा से करना है, वरना बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। अब हम बात करें तो एक अगला क्वेश्चन बनता है इसके साथ, जो एग्जाम में भी आता है आजकल, पीएससी बिल्कुल इसी दे रहा है, भूल जाओ, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेंगे अर्थशास्त्र क्या है और वो क्या है, कि आर्थिक विकास की अवस्थाएं क्या है। ये तो एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इस में हम डिस्कस करते हैं, जैसे आर्थिक विकास, आर्थिक विकास की अवस्थाएं। इसमें भी बड़ी अच्छी अवस्थाएं हैं, परंपरावादी अवस्था, आत्मस्फूर्ति अवस्था, आत्मस्फूर्ति अवस्था, पूर्व अवस्था, परिपक्वता अवस्था और आधिकारिक उपभोग की अवस्था। तो इसमें भी काफी पॉइंट बनते हैं जिसको इस वीडियो में समझाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। दूसरा मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि हमारे यहां पे भोपाल में 1 जुलाई से यूपीएससी स्पेशल, मैं पीएससी और यूपीएससी की बात करूंगा, बैच शुरू हो रहे हैं 1 जुलाई से और 15 जुलाई से। 1 जुलाई, 15 जुलाई सुबह शाम, और एक हमारा होगा फिर अगस्त में 16 अगस्त से। तो आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूं, आप आके निशुल्क डेमो क्लासेस लें, जो आपको दिक्कत है उसे समझें। हम नहीं कहते कि पैसा दो बैच ज्वाइन करो, आप हमसे निशुल्क डेमो क्लासेस लो, समझो। मैं निशुल्क तुम्हें गुण बताऊंगा कैसे लिखना है, क्या लिखना है, और जितनी हो सकेगी मेरे फेस टू फेस मुझसे मिलोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। बहुत बच्चे आए मुझसे मिलते हैं हर दिन, कम से कम हमारे पास 30 से 40 स्टूडेंट आते हैं जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत दिल खुश होता है। हमारे पास ऑलरेडी 150 बच्चे हैं पीएससी के जो तैयारी कर रहे हैं जुड़ के हमसे 1 साल से। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप जुड़ो, तो आप मुझसे मिलो आके, है ना, जितना होगा मैं आपकी मदद करूंगा। और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके रखो, और नेक्स्ट वीडियो में डाल रहा हूं, ठीक है ना, और कराऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।